हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। मेजर जनरल डीडी बख्शी सर के घर इस वक्त मैं मौजूद हूं। पॉडकास्ट जो हमने उनके साथ किया पार्ट 1 में आपको दिखा चुकी हूं। पार्ट 2 की आज बारी है। डिटेल में हमने उनसे समझने की कोशिश की है कि इस युद्ध का समापन कहाँ होगा। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में अब ये जो जंग छिड़ी है और कोई भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। हर कोई यही दिखाने को आतुर है कि कैसे मैंने सामने वाले का ज्यादा नुकसान किया और इन सब में असल विलेन कौन है। ये सारी बातें हमें समझाई हैं जीडी बख्शी सर ने। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं इस पॉडकास्ट का पार्ट 2। आपको लड़ाई कितनी लंबी चलती दिखाई दे रही है? क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के पास तो अब कितना ही रसद बचा होगा, शायद वो 1 हफ्ता और टिक जाएंगे। अब अमेरिका और इजराइल के सामने मुश्किल है। आपको क्या लगता है कितनी लंबी चल सकती है लड़ाई? देखिए, दिस लेंथ ऑफ दिस वॉर विल बी अ फंक्शन ऑफ द मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन। व्हाट इज दैट? मैं समझाता हूँ। ईरान के पास हमलावर मिसाइल हैं, फतेह 1, फतेह 2, खुर्रमशहर 4, ये अटैक मिसाइल हैं, जो कि सबसोनिक हैं, सुपरसोनिक हैं, हाइपरसोनिक हैं। ठीक है, कहा जा रहा है उसका ज़ख़ीरा 3000 से 5000 मिसाइल का है और वो बाहर से नहीं लाता, वो खुद प्रोड्यूस करता है अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज में। ठीक है ना? और वो 100 मिसाइल प्रति महीना बना रहा है, वो बनाया जा रहा है। इट कैन कीप फायरिंग। और अंडरग्राउंड को ठोक देना, बमबारी से करना, वो वियतनाम में भी कहते थे बॉम्ब, वी हैव बॉम्ब्ड इट बैक टू द स्टोन एज। फिर वहाँ से भागे लटक लटक के हेलीकॉप्टरों से। तालिबान, वी बैक्ड अफगानिस्तान बैक टू द स्टोन एज। वो तो पहले ही स्टोन एज में था, वो और कहाँ जाना है। 20 साल लड़े और भागे लटक के। ठीक बात। ठीक है ना? तो यार, दुनिया ने तुम्हारा ट्रेलर देखा हुआ ना। आप लड़ाई शुरू बड़ी अच्छी करते हैं, तैयारी करके खूब, ये वो। एक बारी लड़ाई शुरू हो जाती है, आपको समझ नहीं आता अंत कैसे किया जाए। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, कितनी बार हो चुका है। आप तकरीबन हर लड़ाई में हारे हो तकरीबन। ठीक है? और चुनते आप अपने दुश्मन बड़े प्यार से चुनते हो, सबसे कमजोर, कि सबसे कमजोर की पिटाई कर दें। जरा रूस से लड़के दिखाओ, वहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले तुमने। ठीक बात। चीन से भी लड़के दिखा दीजिए, ऐसी क्या बात है। और ऐसी क्या बात है, ईरान में दुनिया ट्रेलर देख रही है आपका, कि जहाँ पलड़े बराबरी का कोई मिल जाए तो क्या होता है, बराबरी का मिल जाए तो होता क्या है। सो दैट इज द थिंग। वी होप बेटर सेंस प्रिवेल्स। हमारे राष्ट्रहित में है कि यह लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने ऑलरेडी बात शुरू कर दी है। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने कंडोलेंस बुक साइन करने गए। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से बात हो रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक मोदी जी हैं जिनकी आवाज़ लोग सुनेंगे। ठीक है? क्योंकि ईरान भी हमारा दोस्त है, इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो अगर आप कहेंगे तो सुनेंगे। और आप बोलिए साहब, अब हमारे भी पेट पे लात पड़ रही है ना साहब। हमारे भी लोगों को अगर 60 रुपया प्रति सिलेंडर देना पड़ा तो त्राहिमाम तो यहाँ भी होगा। तो थोड़ा हमारा तो ख्याल करिए ना, आप हमारे दोस्त हैं। पर ये मुझे अच्छा लगा सुन के कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की बात लोग सुनते हैं, और वो अगर कहेंगे तो उनकी बात पर गौर किया जाएगा और खासतर किया जाएगा। आज 9वां दिन हो गया लड़ाई का। कल 10 दिन तक दोनों के मुंह से झाग निकल रही होगी। तो जब बत्ती बंद होगी तो तब सुनेंगे। सर, मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों को भी कुछ कहें जो लगातार सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं, या हमारा विपक्ष जो ये कह रहा है कि मोदी जी तो खामोश हैं, मोदी जी तो कुछ कह नहीं रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, और अच्छे भले लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप उन्हें जवाब दें। कहने का फायदा तब होता है जब कोई सुने। मेरा जो मिलिट्री कैलकुलेशन और एनालिसिस है कि पिछले साल 2025 जून में 12 दिन लड़ाई चली थी। 12 दिन के बाद दोनों की झग बैठ गई थी, मुंह से फेन निकल रहा था। ठीक है साहब? बत्ती बंद हो गई थी दोनों साइड्स की, तभी सीज फायर माना था। इस बार तो जो रेट ऑफ फायर ताबड़तोड़ चल रहा है। सही मानों में मेरे हिसाब से तो 9-10 दिन, यानी जो आ गए हैं आज कल परसों में, दोनों साइड की मुंह से झाग निकल आनी चाहिए मिलिटरीली। मैंने बताया ना कि इसकी मिलिट्री मिसाइल मैथमेटिकल इक्वेशन
कितने इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं इजराइल के पास, कितने हैं अमेरिका के पास, और कितने हमलावर मिसाइल हैं ईरान के पास। ये दोनों का जो कैलकुलेशन है उसमें हार जीत की कुंजी, ठीक है। और कब तक लड़ाई चलेगी उसकी भी कैलकुलेशन उसी इक्वेशन से निकलेगी, ठीक है ना। पिछली बार व्हाट इज द वे टू फोरकास्ट एग्जैक्ट स्टॉक पाइल कितना है ईरान के पास, कितना है अमेरिका के पास, इजराइल के पास, ये क्लासिफाइड डेटा है, ये खुले में नहीं मिलेगा आपको, अंदाज मिलेगी, विच कैन बी क्लोज बट अंदाज। व्हाट इज द जो कि एम्पेरिकल फैक्टर दैट यू कैन कैलकुलेट ऑन। एम्पेरिकल फैक्टर है व्हाट इज द पैटर्न, इस इलाके में पैटर्न क्या है। पिछले साल 12 दिन लड़ाई चली, तो 10, 12, 15 दिन का पैटर्न है, 9, 10 लोअर साइड, 15 हायर साइड। तब तक मिसाइल स्टॉक्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे या डिप्लीशन पे आ जाएंगे। ईरान का स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले अपने हल्के मिसाइल्स फायर करो, सबसोनिक, सुपरसोनिक, रिजर्व रखो हाइपरसोनिक आखिर के लिए। तब तक जो भी इंटरसेप्टर मिसाइल है वो फायर ऑफ हो चुके होंगे, ऑपोजिशन कम मिलेगी, आपके मिसाइल के थ्रू जाने की, निकल जाने की चांस ज्यादा है। आप समझ रही है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ मिलिट्री कैलकुलेशंस वर्क, ठीक है। और छाती ठोक के बोल रहा हूँ मैं मार दूंगा, अब सिर तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, वो दूसरी बात। हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं कितना फोड़ने के लिए भी। हम लोग मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में यही काम था, बकवास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है क्या क्या इसके पास, कितने दिन का वॉर स्टॉक है, वॉर वेस्टेज रिजर्व है। एम्पेरिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जितनी एक्यूरेट होती है, जितनी यथार्थ के आप नज़दीक होते हैं, उतना आपका लड़ाई का एस्टिमेट एक्यूरेट होगा, जीत के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मेरा अंदाज ये है कि दोनों साइड ये मिसाइल स्टॉक्स एग्जॉस्ट होने के कागार पे आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं। तो अभी अगर आप कोई भारत इनिशिएटिव ले, हमारी रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं, इजराइल से बहुत अच्छे, भाईचारा है तकरीबन। और अगर आप समझाएंगे, बताएंगे कि साहब अब तो दुनिया भर का नुकसान हो रहा है, ठीक है, हम भी आपके मित्र हैं, आप अब हमारे पेट पे लात मार रहे हैं कि 60 रुपया प्रति बैरल अगर हमारे लोगों को हर सिलेंडर के लिए देना पड़े तो त्राहिमाम यहाँ भी शुरू हो जाए, ठीक है। अभी नहीं होगा तो थोड़ी देर में हो जाएगा। 25 दिनों का रिजर्व है आपके पास, तब तक आप अब रिजर्व खत्म कर लें पेट्रोलियम, देन यू हैव टू मेक इट अप अगेन, यू हैव टू बाय। तो हमको एट अ पॉइंट इन टाइम इंडिया हैज टू वरी अबाउट इट्स ओन national interest, and I see the global national interest, I see the Indian national interest better served by a ceasefire and diplomacy. Now, अगर हम यूक्रेन जाके, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, वहाँ भी शांति कराने गए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार कह दिया है कि मैंने शांति कराई भारत पाकिस्तान में, लेट अस रिटर्न द फेवर, आप भी शांति करा दीजिए। ये तो बात, क्योंकि दुनिया भर का नुकसान हो रहा है। नहीं जी हम तो लड़ेंगे, हम तो मरेंगे, बहुत अच्छी बात है, लड़ो मरो, हमको बख्शो, हम जरा आराम से बैठना चाहते हैं। मतलब अकलमंदी इस चीज में। ये लड़ाई अगर लंबी चली तो कोई देश ऐसा है जिसको फायदा मिलता दिखाई दे रहा है? रशिया? नहीं, हाँ रशिया को फायदा हो सकता है, पेट्रोल की कीमत जाएगी ऊपर, वो पेट्रोल बेचते हैं, हाँ। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, हाँ। कि लेकिन ज़्यादातर देशों का नुकसान होगा। अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगी, अगर रिसेशन आएगी, तो नुकसान तो सारी दुनिया का होगा ना। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ ऑयल। Price of oil reaches $100 a barrel. America inflation will go up from 2.6% to 4.5. $130 a barrel, 6% inflation. Price of oil in America $2 to $3 now. अब $4 पे पहुंच गई, और give it another few days, it will reach $7 to $8 per barrel. किसके पेट पे लात पड़ेगी? Ordinary American. Right. ठीक है। अब ऑर्डिनरी अमेरिकन आप बोले डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या परवाह करते हैं? क्या करते हैं? जब इलेक्शन आती है सारे पॉलिटिशियन जनता की परवाह करते हैं। डेमोक्रेसी की ब्यूटी ही यही, यू ब्लडी वेल विल केयर जब आपको वोट लेने।
ठीक है ना, उसके पेट पे लात मारो, फिर बोलो कि वोट मेरे को देना यार, याद रखना कि मैंने तेरे पेट पे लात मारी थी, वो याद रखेगा एंड ही विल पे यू बैक इन योर ओन ब्लडी कॉइन। मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में आ रही, मत समझो कि इतनी छोटी मेमोरी है अमेरिका के लोगों की कि आप 6 महीने की लड़ाई के प्लान बना रहे हो। आप कह रहे हो कि मरने के लिए तैयार हो जाओ अमेरिकन, कमर कस लो, मर जाओ मेरे लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, एप्स्टीन फाइल्स के लिए। राइट ये क्या ऐसी संभावना भी है कि इजराइल के पास एप्स्टीन फाइल का कुछ ऐसी कुंजी, कोई ऐसी चाबी, कोई ऐसी सीडी है डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की, कि वो अमेरिका को नचा रहा हो इशारे पे? मोसाद is one of the best intelligence agencies in the world. I wouldn't be surprised. I'll leave it at that. I wouldn't be surprised. They are the best in the field. Mossad. और अगर है उनके पास, और क्यों नहीं, एप्स्टीन उनका ही बंदा। हाँ ठीक बात। तो अगर है, आई वुड नॉट एट ऑल बी सरप्राइज्ड। आई हैव नो एम्पेरिकल एविडेंस, क्योंकि ये चीज़ें खुले ओपन सोर्स में नहीं आई। आई हैव टू डील विद ओपन सोर्सेज, बट लाइक आई सेड, इफ आई नो दैट एजेंसी वेल, इफ आई नो द इजरायली, आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ दे, उनके पास बर्न मटीरियल है कई सारे लोगों के बर खिलाफ, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप शम्प, उनके बहुत सारे स्ट्रेंज पीडोफाइल्स, 12-13-year-old girls, bastards, disgraceful, but that's what it is. मुझे एक चीज़ आप और समझाइए सर, हम हमेशा से सदियों से देखते आए हैं जब राजा महाराजाओं का भी युद्ध होता था कि राजा जैसे ही मरता था वो युद्ध वहाँ पे समाप्त हो जाता था। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ईरान में खामनेई के जाने के बाद भी उनकी स्ट्रैटेजी कौन बना रहा है, उनको निर्देश कौन दे रहा है, और इतने बेहतरीन ढंग से ईरान कैसे जवाब दे पा रहा है? गुड क्वेश्चन। देखिए, लड़ाई के मैदान में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, पैराडाइम शिफ्ट्स हुए हैं। एक है ड्रोन वॉरफेयर। 20,000 के ड्रोन से आप 20 बिलियन के मिसाइल को ठोक सकते हो, एयरक्राफ्ट को ठोक सकते हो, शिप को ठोक सकते हो, 13 बिलियन के जहाज को डुबो सकते हो, ठीक है। ड्रोन $20,000, $200 के भी आप 1,000 ड्रोन भेज दो तो नुकसान हो सकता। तो ये इक्वेशन लड़ाई की बड़ी उल्टी सीधी कर दी। लेकिन जो लेटेस्ट हुआ है 2024 में, इजराइल के मोसाद ने एआई सॉफ्टवेयर बनाया जिसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर, पैनोरामा सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसके तहत वो अपने दुश्मन के लीडर को समझते, कब उठता है, कब बैठता है, कब खाना खाता है, कब पॉटी जाता है, कब ऑफिस जाता है ठीक है, कौन से रास्ते जाता है, कौन से रास्ते आता है, वो सब डोसियर बना लेते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स बना लेते हैं, मोबाइल फ़ोन उसका टैग करते हैं, और जहाँ जहाँ मतलब एक एक मिनट बाय मिनट वो उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर वो एआई को बोलते हैं इसको मारने का तरीका बताइए, 1 2 3 4, तो वो आपको एआई प्लान बना के दे देता है। और इसके चलते उन्होंने नासिरुल्लाह को ठोक दिया, हिजबुल्लाह के, नंबर 2 आया उसको ठोक दिया, 3 आया उसको ठोक दिया, 4 आया उसको ठोक दिया, यहाँ तक कि वो बोले हम तो लीडर बनना ही नहीं चाहता कोई, ठीक है। तो पहली बार जब आप लड़ाई का नया तरीका इस्तेमाल करते हैं तो झटका लगता। दूसरी बार वही तरीका उन्होंने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया पिछले साल जून में, जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी, फिर हिला दिया। लेकिन 2 बारी जब आपने इस्तेमाल कर लिया, तीसरी बारी मादुरो के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब दुनिया को पता चल गया, और फिर फौजें हाथ पे हाथ धर के बैठ के स्माइल नहीं करती, वो तोड़ ढूंढती है, यू नो, इट इज एक्शन रिएक्शन साइकिल। ईरान की फौज ने कहा इसका तोड़ क्या है यार, तोड़ बड़ा सीधा है, डिसेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है। अगर टॉप लीडरशिप मारी गई तो दिल्ली से इंतजार मत करो कि आदेश आएंगे, तुमको पता है क्या करना है, साले तुमको पहले बताया हुआ है, फायर, फायर एट विल। 31 डिस्ट्रिक्ट हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, समझिए आप, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के 31 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे ईरान में, हर एक के पास मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप टीवी पे सुनते हैं कि शहीद हो गए आयतुल्लाह खमैनी, शहीद हो गए आपके आर्मी चीफ, IRGC चीफ,
लॉन्चिंग कमांडर, ड्रोन कमांडर, मिसाइल कमांडर, कोई फिक्र नहीं। तुमको टारगेट दिए हुए, लिस्ट तुम्हारी ड्रॉर में पड़ी हुई है, बाहर निकालो, ठोकना शुरू करो। तो आप देखिए पिछले साल जब उनको झटका लगा था तो 18 घंटे लगे पहला काउंटर अटैक करने के लिए। इस बार 1 घंटे में ताबड़तोड़ मिसाइल फायर कर रहे हैं, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है। आपने टॉप लीडरशिप को मार के कमांड एंड कंट्रोल ही खत्म कर दिया है। और कमांड एंड कंट्रोल किसके हाथ में गया है? सबसे खूंखार मेरे जैसे लड़ाके IRGC के कमांडर। इनको खुंदस है, अपने आयतुल्ला के मरने की खुंदस है। वो तो लड़े, वो तो मारेगा, उस पर कोई अंकुश नहीं है। उनने ना सिर्फ मारा अमेरिका को, ना सिर्फ मारा इजराइल को, जो अरब देश थे गल्फ के वो भी ठोक दिए। अब पजिस्कियान साहब कह रहे सॉरी यार हम तो कंट्रोल में। हाँ। तो आपने हासिल क्या किया? नो, देखिए मूव काउंटर मूव, आप चेस खेलती हैं, मूव का काउंटर भी होता है, स्टडी करके काउंटर बन जाता है। ईरान हैज गॉट द काउंटर। 1 घंटे में पलटवार किया, आज 9 दिन हो गए करे जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। ठीक बात। $1 बिलियन के अमेरिकी रडार फोड़ दिए। ठीक है साहब, उनके 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर पर खच्चे उड़ा दिए। वो अपने बेस छोड़ छोड़ के अमेरिकी सिपाही जा रहे हैं होटलों में, वो होटलों पे मार रहे हैं। ठीक है, और जब आपकी बारी थी तो आप अमेरिका बूशा हत्याकांड यूक्रेन में, याद है 34 लाशें मिली थी, 300 तो लड़कियां आप मार चुके हो साहब, स्कूल की लड़कियां। क्या कर रही थी वो? कौन सी हिजबुल्लाह में थी या IRGC में थी या किस में थी? तो आपको कोई पाप नहीं है, तुम्हारा बाप का राज है। तुम जो चाहे करो, जिसको चाहे मारो, औरतें मारो, बच्चे मारो, तुम टेररिस्ट नहीं हो। टेररिस्ट दूसरे हैं। ईरान टेररिस्ट है, पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा टेररिस्ट है। तो साहब पहलगाम के लोग भी हमारे लोग थे। ठीक है साहब, और अगर आपको ज़्यादा ख्वाब दिख रहे हैं कि आप हर किसी को पीटोगे, लात मारोगे, हैं, वेनेजुला से बढ़कर आपने ईरान पे लात मार दी, पाँव में दर्द हो रही है, अभी दर्द हो रही है साहब, अभी ख़त्म नहीं हुआ मामला। और अगर आप भारत की सोच रहे हो तो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। वहाँ किम जोंग उन कह रहा है मैं ईरान को टिका दूंगा एक न्यूक्लियर बॉम्ब, अगर ऐसे ही चलता रहा। हाँ। वो भी सनकी मिजाज के, तो वो भी सनकी है, कोई कम नहीं है। ठीक बात है, तो सनकी को सनकी ही चाहिए। सनक सनक में वो दुनिया को उड़ा देंगे सब लोग यहाँ पे। मुझे नहीं पता सर आपने कितने मीम्स देखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे किम जोंग उन के समय इतने मीम्स चल रहे हैं कि सारे खिलौने लेके तो मैं बैठा हूँ और मेरे साथ कोई खेल ही नहीं रहा है। मेरे साथ कोई खेल ही नहीं रहा है। मुझे भी शामिल करो जंग में। हाँ, मैं भी, आई डोंट वांट टू मिस द एक्शन। तो ऐसे सनकी लोगों की कमी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अकेले सनकी नहीं है, अकेले सन की मिजाज के तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, और भी सन की लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि भारत का आपने खुद जिक्र किया, भगवान न करे, बहुत हाइपोथेटिकल सवाल मैं पूछ रही हूँ, भगवान न करे ऐसी कोई सिचुएशन भारत के सामने अगर आती है तो भारत पूरी तरह केपेबल आपको दिखाई देता है, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, सामने कोई भी हम जवाब दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? हिम्मत मर्द मदद खुदा, क्यों नहीं दे सकते? यू आर अ न्यूक्लियर पावर। क्या आप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हो, न्यूक्लियर पावर हो, 2nd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट नेवी, 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स। भय क्या है? भय क्या है? लड़ने का मादा होना चाहिए और सीधा टिका देनी चाहिए कि साहब ज़रा सोचना भी मत, सोचना भी मत। और तभी हम लोग जो है, जो फौजी हम लोग क्यों चिल्ला रहे? सारे फौजी जर्नल आप देखोगे वो उनकी भ्रिकुटी तन गई। जब कोई देश ऐसे अपनी छाती पीटनी शुरू करता है कि मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, बैंड बजा दूंगा, तो फिर भ्रिकुटी तन जाती है, बाँ योद्धा की फड़कने लगती। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि सोचना भी मत, सोचना भी मत, भारी पड़ जाएगा सौदा। अभी तो ईरान का भारी पड़ गया है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है उसके पास। हाँ।
वो भारी पड़ गया तुमको, शेर का 1.25 शेर पड़ गया। शानदार। और आपने जब कह दिया है तो मुझे लगता है अब तो जरा बहुत अगर शंका किसी के मन में होगी भी तो वो भी दूर हो गई होगी आपकी हो इस जानी बात से। चाहिए। अब जो आखिरी सवाल मैंने कहा था, मैं दूरदृष्टि आपसे समझना चाहती हूँ कि आपकी क्या कहती है। हमने अफगानिस्तान के बाद तालिबान देखा, हमने इराक के बाद आईसिस देखा, क्या ईरान के बाद भी ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है? देखिए, आप आयतुल्लाह को आपने मार डाला, उस आयतुल्लाह का बेटा बनेगा, वो अनाउंस नहीं करेंगे कौन है, क्यों करें? अबे हम गधे थोड़ी ना हैं यार, हम नहीं सीखते जो तुम्हारे वार से। ईरान सीख गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, रोक पाए वार उसका, रोक पाए वार। बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ पहले दिन 48 मार दिए टॉप कमांडर, अब तो हमारा जूता आगे किस करेंगे, दिल किस माई बूट्स। बूट लगा दिया वापस साहब आपके डोनाल्ड ट्रम्प साहब। ये थोड़ा सा गेट डाउन, सोबर डाउन, अमेरिकन मत मरवा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया। मैं व्यूवर्स को बताऊं, लगातार टीवी चैनल्स वाले आते जा रहे हैं सर के घर पे। हम जब से आए हैं 3-4 टीम्स आ चुकी है, लोग वेट कर रहे हैं। इसके बीच में भी आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू, जय भवानी।